वेलकम डियर लर्नर्स। आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो कि या तो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं या संभावना है आने की। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट अ लॉ दैट इज फॉलोड बाय व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल इक्वेशन कोई भी बैलेंस करते वक्त कौन सा एक लॉ फॉलो करते हैं, इसे देख लेते हैं। तो जैसा हमने इनसाइड द चैप्टर पढ़ा था कि एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते समय हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ये कहता है कि जब रिएक्टेंट्स जो होंगे, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्ट होने के बाद से जो प्रोडक्ट देंगे, उनका मास जो होगा दोनों बराबर होगा, ना ही कम होगा ना ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, दो ऑक्सीजन एटम्स यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देता है। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर इसे हम देखें तो कैसे पता चलेगा कि मास कंजर्व्ड है या नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसके मास को देख लेते हैं। इन सब प्रोडक्ट्स में कैसे है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 16 है। यहाँ पे दो है तो टू टाइम्स हो गया, कितना हो जाएगा ये? ऑफ कोर्स 32। मास ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीजन इतना 32 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हमें पता है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो इसको इंटू 4 कर देंगे हम, तो हमको कितना मिल जाएगा? ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 4। तो हमारा टोटल कितना होगा? प्लस कर देते हैं इसे, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस कर देंगे तो क्या? 36 मिलेगा। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, दोनों का मास कंबाइन हमें कितना मिला? 36 मिला। अब आइए हम देखते हैं प्रोडक्ट में क्या रह जाता है। तो प्रोडक्ट में सेम, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। दो हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये। तो दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन का मास कितना होगा? दो। टोटल कितना हो गया? 18। तो हमारा मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल 18 हो गया। यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे आंसर जो मिलेगा वो 36 होगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जो मास आया वो 36 ही है, 36 है, और प्रोडक्ट साइड में जो मास आया वो भी 36 है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनका कंबाइंड मास आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट देता है उसके मास के बराबर होता है, ना ही थोड़ा कम ना ही थोड़ा ज्यादा। तो देखिए देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम और समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं इस दुनिया में, कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी, कितना भी, कहीं भी, कोई भी रिएक्शन, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा कुछ भी हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा? ना मास डिस्ट्रॉय होगा और ना मास क्रिएट होगा। हम दो रिएक्शन करके कुछ नया, जैसे रिएक्शन करवाए और कुछ एक्स्ट्रा मास आ जाए, नहीं हो सकता। मास घट जाए, नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा मास कांस्टेंट रहेगा। रिएक्शन रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई बदलाव नहीं आएगा इनकी रिएक्टेंट्स कंबाइंड मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट्स में। ये क्या कहता है? दैट इज द टोटल मास ऑफ एन
of the element present in product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants in a balanced equation. तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें बैलेंस इक्वेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब मास जो मैं कह रहा हूँ, ये जो लॉ कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ है ये क्या कह रहा है कि मास तो दोनों तरफ बराबर रहेंगी, दोनों तरफ बराबर होगा, ना मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन अगर वो देखना हो तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन जो है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम स्केलेटल विदाउट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो वहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, दोनों तरफ बराबर नहीं होता है, कम ज्यादा होगा, इसीलिए हम उसे बैलेंस करना पड़ता है। जब बैलेंस होता है तो हमें मास दोनों तरफ बराबर मिलते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइंड मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास जो होता है बराबर होता है, ये हमें नोटिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बैलेंस इक्वेशनों को बैलेंस करना पड़ेगा, वही है सिंपल सी कंजर्वेशन ऑफ। उम्मीद है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा, जो कि हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय अपने माइंड में रखते हैं। और उम्मीद है कि इस से आपको इक्वेशंस को बैलेंस करने में मदद मिलेगी, एक क्लियरिटी आया होगा कि हमको इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है। इस इमेज से मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लियरिटी आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, इन एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जो हमने अपने इनसाइड द बुक पढ़ा था। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, passing of electricity through a water to give to decompose water into hydrogen and oxygen, which electrolysis water। तो देखिए, नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड। अब क्या है कैथोड और एनोड, इसे जान लेते हैं हम पहले। कैथोड और एनोड क्या है, देखिए यहाँ पे जो वायर्स लगे हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है, जो नेगेटिव टर्मिनल पे है इसे कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल पे है ये एनोड कहते हैं। तो दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो जो कैथोड पे है इस पे देखिए हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, और जो एनोड पे है वो ऑक्सीजन मिल रहा है। साथ साथ और एक चीज नोटिस कर लीजिए, जो हाइड्रोजन है उसका जो कलेक्शन ऑफ गैस है वो, और ऑक्सीजन जो है इसमें कलेक्शन ऑफ गैस जो है देखिए लगभग हाफ है। यहाँ से आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमें हाफ दिख रहा है, ये हाफ है ये डबल है, मतलब ये 2 टाइम्स है ये 1 टाइम है। और हमें क्या, एक चीज तो पता है हमें, हाइड्रोजन जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2 वो होता है। तो अब H2O का मतलब क्या हुआ, H2O मतलब 2 molecules of सॉरी 2 atoms of hydrogen and 1 molecule 1 atom of oxygen। तो इसमें सीधी सीधी बात देखिए कि दो हाइड्रोजन का एटम रिलीज होगा तो एक ऑक्सीजन का एटम रिलीज होगा, तो ऑफ कोर्स ये 2:1 में है। और हम अगर पहले तो कैथोड और एनोड का बात कर लें, तो कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, तो हमें कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन और एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला पार्ट जो है, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल द अदर। अब यही बात आ गया कि एक इलेक्ट्रोड पे जो है वो कम है, दूसरे पे इसका डबल है, क्यों है, तो ऑफ कोर्स बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन 1 टाइम है, इसीलिए जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल कंपोजिशन है वाटर का, वो H2 है जिसमें हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होता है, 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए 2:1 के रेशियो में हमें गैस देखने को मिलता है व्हाइल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई आर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू वाटर। अब इस वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस करते टाइम हम उसे कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना होता है। क्यों डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला जाता है क्योंकि प्योर जो वाटर होता है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जिसके कारण एक्वस सॉल्यूशन जो उसमें होता है उससे वो क्या कहते हैं वाटर में वाटर में ऐड होने के बाद से इसे आयन में फॉर्म हो जाते हैं, और आयन में फॉर्म होने के बाद क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म होता है, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है
और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखने को मिलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा कैसे? हो ही नहीं सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रोसीड करने के लिए, प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, कैरी आउट करने के लिए इलेक्ट्रिस उसमें H2SO4 डाला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमको लिखा हुआ है pure water does not conduct electricity. A few drops of H2SO4 are added to make water conducting. सिंपल इतना आंसर लिखने का हो जाएगा तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ये तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द ऑर्डर ऑफ SO2 गैस इज, ऑर्डर मतलब गंध, हमें स्मेल, कैसा स्मेल मिलता है SO2? SO2 है क्या? पहले तो हम आपको बता दें कि SO2 हम इनसाइड द चैप्टर पढ़े थे। क्या था SO2? जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं हमें क्या मिलता था? SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और साथ साथ हमने मैंने बताया था आपको कि एक सड़े हुए अंडे का स्मेल आता है, एक पंजेंट स्मेल आता है जो हमें इरिटेट कर देता है, अच्छा नहीं लगता है, हमें फीलिंग ही हमारा खराब हो जाता है। उस गैस का ही नाम SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए उत्तर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड इज ए केमिकल कंपाउंड with the formula SO2. इट इज ए पंजेंट गैस, ये एक पंजेंट गैस है, बहुत भद्दा सा गंध मारता है सड़े हुए अंडे की तरह। और एन इरिटेटिंग स्मेल, जब सड़ा हुआ अंडे की तरह गंध होगा, पंजेंट स्मेल है, तो ऑफ कोर्स हमें इरिटेशन तो होगा ही, हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में जहाँ SO2 रिलीज हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? The chemical reaction between hydrogen sulfide and iodine to give hydrogen iodide and sulfur is given below. चलिए ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड, और आयोडीन है, इसके बीच का रिएक्शन में यहाँ पे दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये H2S प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि रिड्यूसिंग एजेंट्स, reducing oxidizing agents involved in this redox reaction। अब बात क्या कर रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। हम तो पहले चेक करते हैं रेडॉक्स है या नहीं। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये सल्फर में चेंज हो जा रहा है, आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात किया है, तो देखिए ये जो आयोडीन है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ये हमेशा याद रखिएगा कि जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो अपने आप को रिड्यूस करके क्या कर रहा है? सल्फर में कन्वर्ट कर ले रहा है। और आयोडीन जो है अपने आप को, सॉरी, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है अपने आप को सल्फर में, और आयोडीन जो है वो अपने आप को रिड्यूस कर ले रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गेन कर रहा है, आयोडीन हाइड्रोजन गेन कर रहा है। पहले हमको पता, पहले हम पढ़ चुके थे, अगर हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन रिलीज करे तो रिड्यूस होता है। अगर हाइड्रोजन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन रिलीज करे तो ऑक्सीडाइज्ड होता है। सेम चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, सल्फर ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आयोडीन जो है हमारा ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो है सल्फर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा? आयोडीन है। और ये चीज हमें हमेशा याद रखिएगा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? मेंशन एनी टू स्टेप्स, टू वे बाय व्हिच डेंसिटी कैन बी प्रिवेंटेड। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, कोर्स पूछा गया था, हो सकता है अगले एग्जाम में फिर से आ जाए। तो देखिए the process in which the taste and smell of food gets spoiled is called rancidity। rancidity क्या है? वो प्रोसेस जिसमें फूड जो होता है उसका टेस्ट होता है वो फूड ही सड़ जाता है, खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है,
वो जो प्रोसेस होता है जैसे खराब होता है, उस खराब होने के प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। होता है क्यों है? इट हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्यों होता है ये? ऑक्सीडेशन के कारण होता है। जैसे आपको बताया था, मेटल में जो होता है ऑक्सीडेशन होता है तो कोरोजन कहते हैं। कोरोड होता है, रस्ट हो जाता है, आयरन में रस्ट होता है, धीरे धीरे आयरन खत्म हो जाता है। उसी तरह से क्या होता है, फूड में भी ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो सड़ने लगता है, सड़ेगा तो खराब होगा, फेंकना पड़ेगा, बैड स्मेल आएगा, खाने का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, क्यों होता है ये ऑक्सीडेशन? और किसमें होता है ये? फैटी सब्सटेंस में, ऑयली सब्सटेंस में ये क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी होता है। तो देखिए रेंसिड, अगर कोई सब्सटेंस रेंसिड हो गया है तो कैसा दिखेगा? जैसे ये चिप्स को देख लीजिए, चिप्स में क्या हुआ, ये रेंसिड हो गया है। रेंसिड होने के बाद से देखिए इसमें फंगस लग गए हैं, फंगस इसमें इसको सड़ा रहे हैं। अब डिकम्पोज कर रहे हैं फंगस अपने हिसाब से, ये सड़ गया है और इसका टेस्ट बहुत खराब हुआ। ये चिप्स है, आप देख सकते हैं। देखिए अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड करते हैं। कोई भी फूड प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, और जिससे कि किस टाइप का फूड, फूड में फैटी एसिड्स में या ऑयल वाले सब्सटेंस में हम फूड ऐड करते हैं, अब क्या एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे और देख सकते हैं, एक चीज आपको मैं बताया था वाले इनसाइड चैप्टर, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम क्या पढ़ रहे थे कि चिप्स जो होता है उसमें ठूस ठूस के हवा भरा रहता है, चिप्स कम हवा ज्यादा होता है। तो एक्चुअली वो हवा जो होता है वो हमारा नॉर्मल हवा नहीं होता है, वो होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सिंस नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है, जल्दी ये रिएक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए क्या होता है ये, हाँ, चिप्स में नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि बाहरी एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर का जो हवा है, ये कांटेक्ट में ना आए फूड के और उसे ऑक्सीडाइज ना कर सके, कुछ समय तक बचे रहे। इसीलिए हम इसको प्रिवेंट करने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। किसमें? चिप्स के पैकेट्स वगैरह में, जो भी पैकेट वाले फूड खाते होंगे उसमें नाइट्रोजन भरा ही रहता है, समझ लीजिए। अगला बात है, हर जगह तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा नहीं, तो हम उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? घर में हम जो अपने सामान को रखते हैं, कैसे रखते हैं? मम्मी को अपने देखिएगा क्या करती हैं, कुछ कुछ चीजों को बचाने के लिए, पापड़ हो गया या आपका चिप्स हो गया, उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे एयर कंटेनर में, कंटेनर होगा जिसको बहुत अच्छे से बंद कर देंगे ताकि उसमें एयर ना घुस सके, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, हवा के कांटेक्ट में ना आए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है कुछ दिनों के लिए बच सकता है। परमानेंटली नहीं बचाया जा सकता, एक लंबे टाइम तक नहीं बचाया जा सकता। जितने समय तक चिप्स बच जाएगा उतने समय तक एयर टाइट कंटेनर में नहीं बचेगा, लेकिन कुछ दिनों तक बच जाएगा, एक्सपायरी थोड़ा दूर है। बस ये समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? Write a balanced chemical equation for the reaction that takes place during respiration। तो आपको रेस्पिरेशन तो बताया था, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, रिएक्शन होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम। तो क्या है, ये कंबशन रिएक्शन है, ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन साथ साथ क्या देते हैं हमें, एनर्जी भी देता है, इसमें से एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक भी कहना कर सकते हैं। तो साथ साथ हमें क्या कहना होगा, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं 2012 में पूछा गया है। आगे देखिए क्या है कि जब one molecule of glucose reacts with 6 molecules of oxygen to give 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water and heat। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये तो पहली बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है, और साथ साथ ही क्या हीट रिलीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, थर्मो एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज हीट इज बीइंग इवॉल्व। तो ये हो गया हमारे रेस्पिरेशन का। बैलेंस जहाँ तक करने की बात है तो इजी सी बात है, आप ओवर द पीरियड जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, बैलेंस बैलेंस करने का आपका जो बैलेंस करने का तरीका है क्लियर हो। जैसे आपको मैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया, उस चीज को अगर आप अपने माइंड में रखें तो कोई भी केमिकल इक्वेशन आप बहुत फास्ट और इजी तरीके से बैलेंस कर पाइएगा।
जहां तक मुझे उम्मीद है बहुत ही रिलायबल और इजी तरीका है। वो जो आप एक एक एटम को जब देखने लगते हैं कि मास कैसे बैलेंस हो रहा है, कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तब आप उसको आराम से इजीली बैलेंस कर पाइएगा। अदरवाइज रूल बढ़ते रह जाइएगा और रूल में एक हो जाइएगा, दिमाग सुन रहेगा, आपके सामने अंधेरा रहेगा और इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा गया जस्ट गिव वन मोर एग्जांपल फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसी टाइप का रिएक्शन अगर हम देखें तो हम पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? मीथेन है। जब इसे हम बर्न करते हैं, कंबशन, जलाना, जब बर्न करते हैं मीथेन को, तो हम क्या जला किसमें जलाते हैं? ऑफ कोर्स कोई भी चीज जलाएंगे तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहेगा। तो मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ऑफ कोर्स ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब हम मीथेन को बर्न करेंगे तो हमारी मेन जरूरत क्या होता है? नेचुरल गैस को हम कभी भी क्यों जनरेट करते हैं? हीट के लिए, ताकि वो हीट दे तो हम खाना बना लें, हीट दे तो चाय बन जाए, तो एनर्जी रिलीज होता ही है। तो इसे हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, साथ साथ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और जहां तक बात है इसे बैलेंस करने की, तो सिंपल बात है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो बैलेंस करने का है वो बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल? एक डार्क कलर के बोतल में हम सिल्वर क्लोराइड को क्यों स्टोर करते हैं? क्यों हम व्हाइट बोतल में नहीं करते हैं? क्यों ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में पड़ते ही क्या होता है? सिल्वर और क्लोराइड में बदल जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में रखते हैं, ताकि सनलाइट वहां तक पहुंच ही ना पाए, और नहीं पहुंचेगा तो सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में रहेगा, ना कि वो सिल्वर और क्लोरीन में एक्सचेंज होगा। सिंपल बात है। देखिए आप, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल because silver chloride decomposes into silver and chlorine gas in sunlight। सनलाइट पड़ते ही क्या होता है? फोटोलाइसिस हो जाता है। ओ सनलाइट पड़ते ही वो अपना क्लोरीन उड़ जाता है उसमें से। जैसे देखिए डार्क कलर बोतल है, डार्क कलर बोतल में सिल्वर क्लोराइड को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है। नहीं तो जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और बदल जाएगा सिल्वर और सिल्वर में। क्लोराइड तो हवा में चला जाएगा। देखिए सॉलिड सिल्वर को अगर हम देखें तो इसे व्हाइट कलर में होता है। जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट पड़ते ही ग्रे कलर ऑफ सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्लोरीन इवॉल्व हो जाता है, निकल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेरेज कॉपर डज नॉट। एक्सप्लेन व्हाई। देखिए पहले तो हम देख लेते हैं जिंक जो होता है किसके साथ रिएक्ट करता है? ये HCl के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? HCl। चलिए ठीक है। और क्या देता है हमें? जिंक, जिंक क्लोराइड देता है, ZnCl, Zn। चलिए, तो इसको समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो कैसा है, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? तो चलिए रिएक्टिविटी सीरीज को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है यहाँ से एक एरो। तब कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? रिएक्टिविटी बढ़ता जाता है। तो सबसे पावरफुल जो है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो पोटेशियम है। और ये किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, इसमें इतना पावर है। पोटेशियम, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को क्या होता है? कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो प्लेटिनम होता है। सॉरी, सबसे कम रिएक्टिव क्या है? प्लेटिनम है। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जिंक जो है वो कहाँ पे है? जिंक ऊपर से देखते हैं, ये रहा हमारा जिंक, Zn। और उसके बाद देखिए हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। क्लोरीन तो ऐसे ही रह जाता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना लेता है ZnCl, बना लेता है अपना नया प्रोडक्ट, बना लेता है, हाइड्रोजन को किक आउट कर देता है। भैया बोलता है आप चलिए, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो जितना पावरफुल है वो अपना जगह वैसे बनाएगा, जहां मर्जी वहां बैठ जाएगा, क्योंकि सब पावर का कमाल है। तो जिंक के पास बहुत पावर है। जिंक अपना पावर दिखाते हुए क्या करता है? हाइड्रोजन देखिए नीचे सीरीज में बहुत नीचे है, तो हाइड्रोजन को बोलता है चलिए भैया अब आप आगे बढ़िए, हमें अपने
अपना जगह दे दीजिए, हमें आपका जगह बहुत प्रिय लगा, हम यहाँ सोएंगे। चलिए इनके साथ एक कपलिंग कर लेते हैं और हमारा बन जाता है ये ZnCl। तो देखिए, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ बना होता है ZnCl। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। चलिए हो गया ये। अगला बात देखते हैं। अब आगे क्या बोला है, कॉपर का बात किया कि कॉपर क्यों नहीं करता है ऐसा, कॉपर हाइड्रोजन को क्यों रिलीज नहीं कर पाता है, कॉपर हाइड्रोजन को क्यों रिलीज नहीं कर पाता है, कॉपर हाइड्रोजन को क्यों नहीं भगा पाता है। तो उसके लिए हमें क्या रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम जाते हैं तो धीरे ऊपर से देखते हैं, ये कहीं आपको कॉपर दिख रहा है, 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 कहीं नहीं दिखा हमें, हाइड्रोजन दिखा उसके बाद कॉपर दिख रहा है, हाँ ये रहा कॉपर भैया। कॉपर भैया अपने दबे हुए हैं, हाइड्रोजन उन्होंने पहले से दबा के रखा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। अब कॉपर से ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन क्या आपको लगता है कि उसे जाने देगा, अपना जगह देगा कभी, कभी नहीं देगा। हाइड्रोजन अपने जगह पे बना रहेगा, कॉपर बेचारे आएंगे और साइड से घूम के चले जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए क्या होता है, कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता और हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता, इसलिए कॉपर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ, एसिड के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। रिएक्शन कहाँ होता है, जहाँ एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन होगा, जहाँ पावर है वहाँ रिएक्शन है। जिंक का पावर था हाइड्रोक्लोरिक से हाइड्रोजन को हटा दिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया, जिंक जिंक क्लोराइड सॉल्ट बना लिया, स्टेबल हो गया। अब कॉपर के पास तो पावर है नहीं कि कॉपर क्लोराइड बना ले, वो हाइड्रोजन तो हटा ही नहीं पाएंगे। हाइड्रोजन को जब हटा नहीं पाए, हाँ सिल्वर क्लोराइड से कॉपर हटा लेता, अगर ये सिल्वर क्लोराइड रहता तो उसे कॉपर हटा लेता और बना लेते कॉपर क्लोराइड, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। बट हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो उतना एक्टिव है नहीं बेचारा, और हाइड्रोजन जिंक तो कॉपर तो उतना पावरफुल है नहीं हाइड्रोजन के बराबर। तो क्या होगा, कॉपर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाता और इसीलिए गैस रिलीज नहीं होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ आंसर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, as zinc is placed above hydrogen and copper in the below hydrogen, placed copper, sorry, and copper is placed below hydrogen in the activity sorry reactivity series होगा, reactivity series of metal. Thus zinc liberates hydrogen when reacted with dilute hydrochloric acid, whereas copper does not। ये सिंपल सी बात समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम आयरन आर्टिकल्स में पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। आयरन, एक तो इतने कॉस्ट में आयरन खरीदिए, दरवाजा बनाइए, फिर उसमें पेंट कीजिए, पेंट करना क्यों है, ऐसे छोड़ देते, हम नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने प्लास्टिक कोरोजन पढ़ा था, ऑक्सीडेशन पढ़ा था चैप्टर में, क्या पढ़ा था कि जब मॉइस्चर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होके क्या होता है, रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है आयरन, मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ऑक्साइड क्या होता है, वो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो रस्ट होता है, और वो रस्ट धीरे 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 पूरे आयरन को खत्म कर देता है, कोरोट कर देता है। इसीलिए क्या किया जाता है, उस पर पेंट अप्लाई किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बगल वाला आयरन जो है, ये बगल में रॉड जो है, इसमें कोरोजन हो रहा है हल्का हल्का, आप देख पा रहे होंगे, देखिए हल्का हल्का कोरोजन हो रहा है, रेड हो गया है, इस पे आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया होगा। जैसे जैसे आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, रस्ट गिर जाएगा, फिर नॉर्मल आयरन आएगा, फिर उसमें रस्ट होगा, धीरे 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 खत्म हो जाएगा पूरा आयरन ही। इसीलिए क्या किया जाता है, पेंट को अप्लाई किया जाता है। जो पेंट हो रहा है, ये पेंट क्या करेगा, ऐसे हो गया कि उस आयरन के ऊपर एक कोटिंग हो गया, ये कोटिंग क्या करेगा, उस आयरन को मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने नहीं देगा। कांटेक्ट जब होने ही नहीं देगा तो रिएक्शन होगा नहीं। इसीलिए पेंट क्या होता है, एक कपड़े की तरह है जो बाहरी दुनिया से उसे बचा के रखता है, और जब तक पेंट ऊपर प्रेजेंट है तब तक मॉइस्चर ऑक्सीजन आयरन कांटेक्ट में नहीं आएगा, और कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रस्ट फॉर्म नहीं होगा, रस्ट फॉर्म नहीं होगा तो आयरन वैसे ही बचा रहेगा। तो आपके इतने पैसे लगा के जो हम गेट बनाते हैं, उस गेट को बचाने के लिए और थोड़ा पैसा लगाना पड़ता था कि कुछ लंबे समय तक चले, वरना क्या हो जाएगा, वो रस्ट उसे खा जाएगा और हमारा वो जो महंगा गेट बन के आया है, जो भी हम आयरन प्रोडक्ट बना के लाए हैं, कुछ समय में बेचारा निकल लेगा दुनिया से। चलिए, इसी को अगर लिखने के तरीके से कैसे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो ये क्या है, पेंट इज अप्लाइड टू द आयरन पार्टिकल टू प्रिवेंट द फ्रॉम कोरोजन बाय रस्ट, रस्ट से कोरोजन जो होगा, रस्ट उसको जो खाता खाता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, उससे बचाने के लिए। रस्ट इज एन आयरन ऑक्साइड, रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है।
जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यूजुअली रेड ऑक्साइड, ये जो रेड ऑक्साइड होता है, रेड हो जाता है, तो बताया था रेड हो जाता है, रेडिक फेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, फॉर्म करता है रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, सिंपल सी बात है, ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है? आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ऑक्सीजन वाटर में चेंज कर हो जाता है, तो ये सिंपल है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण क्या होता है, इसमें ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जिससे हमारा रस्ट फॉर्म होता है और हमारा आयरन नष्ट होने लगता है। तो इसका सिंपल, इनको इतना लिखने का जरूरत है नहीं, इससे हम बचा सकते हैं। ये तीन तीन नंबर का अगर आए तो इसको लिखना है, अदरवाइज हम सिर्फ एक लाइन में लिख के खत्म कर सकते हैं। पेन प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। सिंपल सी बात है, ये एक नंबर का अगर आए तो हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में खत्म कर देंगे। लेकिन जो 2 या 3 नंबर्स के आ जाते हैं तो हमें ये रिमेनिंग पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा कि पेंट अप्लाइड टू द iron articles to prevent them from corrosion by rust. Rust is an iron oxide, usually red oxide formed by the redox reaction of iron and oxygen in the presence of water or air moisture. Simple. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है हमें, दोस्तों, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है तो क्या होता है? लाइम वाटर से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है तो आपको बताया था लाइम वाटर क्या है, CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इससे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो कि मैंने पहले बता देता हूँ, व्हाइट वॉशिंग ऑफ पेंट में यूज किया जाता था। सेम चीज वही अभी हो रहा है कि हम कहीं पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, उसमें हम फूंक मार रहे हैं, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट सब्सटेंस होता है। तो क्या होता है, जब हम एयर ब्लो करते हैं तो एयर ब्लो करते समय उसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने के बाद क्या हो जाता है, और साथ साथ वाटर फॉर्म होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है व्हाइट कलर होता है, इसीलिए टर्मेट व्हाइट हमें कलर देखिए, जैसे कि देख सकते हैं ये कैल्स लाइम वाटर है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, फूंक फूंक मार के हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सप्लाई कर सकते हैं। जैसे सप्लाई होता है तो टर्मिडिटी से तो व्हाइट मिल्की मिल्की व्हाइट में इसमें देखने को मिल सकता है, मिलता है। लेकिन इसमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब फॉर्म हो जाता है, जब कैल्शियम लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो पहले तो वो मिल्की व्हाइट में चेंज हो जाता है, लेकिन ओवर एक्सेस पास कर देने के बाद क्या होता है, वो वापस कन्वर्ट हो जाता है वो कलरलेस वाटर में, कलरलेस हो जाता है। कलरलेस क्यों होता है? कलरलेस होने का कारण ये है कि जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर देता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म कर देता है। और कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है और वो कलरलेस बन जाता है। इसीलिए एक्सेस passing of excess carbon dioxide to lime water turns milky white कलर होता है लाइम वाटर इनटू कलरलेस। चलिए, ये सिंपल सा 10 क्वेश्चन था जो मैं आपके लिए बनाया था। तो थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए।